इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। संदीप जी, हाल ही में एक न्यूज़ चैनल ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी के आलीशान बंगले का खुलासा किया। उसमें 45 करोड़ रुपए का डेकोरेशन किया गया। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखो साहब, ये असली में एक तो नई खबर नहीं है। ये करीबन 3-4 साल पहले भी ये बात निकल कर आई थी, जब पूरा रिकंस्ट्रक्शन का चल रहा था, और हम लोगों ने तो तब भी इस बात को सामने किया था। लेकिन उस समय जो भी कारण होंगे, मीडिया ने नहीं उठाया था, और शायद जो डिटेल्स आए, कितने में पर्दे खरीदे गए, कितने में एयर कंडीशन, ये बात नहीं निकल कर आई। देखिए, अपने में 40 करोड़ का हो, 45 का हो, 60 का हो, वो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। बात ये है कि वो आपके कहे हुए अपने कथन से कितना मिलता है ना भाई। इन्होंने, आपको याद होगा, 12-13 में सबसे पहले एक ये इस तरीके को प्रदर्शित किया कि मैं बहुत सीधा साधारण व्यक्ति हूँ। जो अय्याशी जोड़ी जाती है सत्ता के साथ, या सत्ता के जैसे कहा जाता है ना, उसकी मौज, उसके मज़े, बड़े बड़े घर, आलीशान बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 100 की सिक्योरिटी, मैं उससे बिल्कुल अलग हूँ। और दिखाया इन्होंने एक तरीके से, ये दो चीज़ें जोड़ी कि साधारण जीवन, सरल जीवन एक तरीके से बिना भ्रष्टाचार का जीवन होता है। ये ईमानदार व्यक्ति का एक चरित्र होता है। इन्होंने, आपको याद होगा, मेरी माताजी शीला जी पे भी कई हमले किए कि उनके यहाँ 10 एसी, सीएम के घर में 10 एसी होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। 100 सैकड़ों लोग वहाँ आते हैं, बड़ी कोठी होती है, बड़े बड़े, आपने देखा होगा दिल्ली के लुटियंस बंगलों के, मतलब कम से कम 20-20, 30-30 फुट के तो घर होते हैं। 2-2 एसी, 3-3 एसी नहीं लगेंगे तो क्या। पर चलिए, उसमें मत जाइए। तो ये दिखाया कि ये लोग ऐसे जिंदगी जीते हैं विलासिता की, जो आम आदमी को नहीं मिलती। और स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री की कोठी आम आदमी की कोठी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दिखाया, मैं क्योंकि एक सामान्य जीवन जीता हूँ, और ये लोगों को नहीं मालूम था कि भाई आप इनकम टैक्स के अधिकारी थे, तो जो इनकम टैक्स आपको घर देगा आप उसी में तो रहोगे, तो उसमें कोई रहना आपका पराक्रम नहीं है, वो आपकी मजबूरी है। पर चलिए, वहाँ से जो आदमी यहाँ आता है, आपको याद होगा, आप मेट्रो में जाते हैं पहली शपथ लेने, आप एक नीली रंग की वैगन आर में घूमते हैं, जो इनकी नहीं थी, किसी की ली हुई थी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आप इनोवा में चलने लगते हैं। आप पहले फ्लैट में लाते हैं, उसके बाद जब बन कर आते हैं तो बड़े घर में पहुंच जाते हैं, जो 5 या 6 एकड़ का है। तो वो जितनी बातें जो आप दर्शाते थे और जिसको लेकर आप औरों पे उंगली उठाया करते थे, आप वो आज आपके जीवन की वो सत्यता बन गई। इसलिए सवाल खड़ा होता है ना भाई। अगर मेरे घर में 10 एसी था और मैं भ्रष्ट था, तो आज अगर आपका घर फुली एयर कंडीशन है, तो आप क्या हो, संत हो, या आप भी अय्याशी में डूबे हुए कोई व्यक्ति हो। इसलिए ये सवाल बनता है ना। ये इनका जैसे बार बार कहना, फिर जो ना इस तरीके के प्रधानमंत्री 500 करोड़ की कोठी, 8000 का जहाज, में मेरा ये है कि छोड़िए, उस बहस में छोड़िए, उसमें क्या टेक्निकली सही है नहीं है। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री को बॉम्ब प्रूफ घर चाहिए, मैं उसमें जाता भी नहीं। अगर माना भी कि चलिए मोदी गलत है, तो इसका मतलब आप भी गलत हो गए क्या? ये थोड़ी है कि उसने 4 थप्पड़ मारे तो मैंने 2 ही मारे, तो मैं कम हिंसात्मक व्यक्ति हूं, इसलिए मैं अहिंसा का पुजारी हूं, तुम हिंसा के हो। ऐसे नहीं चलता है ना। इसलिए ये बात निकल कर आ रही है। आपने कहा, मुझे याद है, इनका एक बड़ा भारी स्टेटमेंट था कि सिक्योरिटी तो जनता को मिलनी चाहिए, नेताओं को क्यों। जब शीला जी सीएम थी तो उनके कारवां में 20 या 21 पुलिस वाले होते थे। आज आपके पास 32 हैं। उनके पास 2 गाड़ी होती थी, आपके पास 4 हैं। देखिए, बड़ा बुरा लगता है इस तरीके की घटिया कंपैरिजन करने का, पर यह घटियापन तो आप लाए ना विमर्श में। ये विमर्श में कौन लाया? ऐसा नहीं था कि और लोगों के समय भी था, और लोग इस तरीके का घटियापन नहीं करते थे। तो जब आप उस स्तर पर पहुंचकर बातें कहोगे, तो फिर उस स्तर पे सवाल उठेगा। और इसीलिए आज जो है, ये इनका वो चेहरा दिखाता है कि आपके सारे आदर्श, आपकी सारी बातचीतें औरों के लिए थीं। आप भी सत्ता में, उसके विलास में, उसकी अय्याशी में, और उससे जो मौज मस्ती मिलती है, उसमें उतने ही डूबे हो जितने आप कहते हो कि तथाकथित रूप से और लोग डूबे हैं। शीला दीक्षित जी की सरकार रही, कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ रहा दिल्ली, उसके बाद लगातार वो ढहता गया। क्या आपको लगता है कि इस दिल्ली में दिक्कत ही आ रही है कि कहने के कांग्रेस जो है, बड़े शत्रु बीजेपी के चक्कर में छोटा शत्रु आम आदमी पार्टी को जहाँ पे एक वॉकओवर दे देती है कि ठीक है यार, वो बीजेपी तो नहीं है कम से कम? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये तो कम से कम, मैं दिल्ली से कांग्रेस में हूँ, ये तो हमारा बिल्कुल नहीं रहा है। वो दूसरी बात है कि हमारे कुछ कारणों से आधार नहीं रहा। अगर आप चाहेंगे तो उस पर हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हम जहाँ तक मानते हैं, वो मानते हैं कि कांग्रेस के लिए
बीजेपी से कहीं ज़्यादा घातक और खतरनाक आम आदमी पार्टी है। पहली चीज़ तो देखिए, बीजेपी एक विचारधारा की पार्टी है, हम एक विचारधारा की पार्टी है, ठीक है। जब तक लोग हमारे विचारों से ज़्यादा प्रभावित रहेंगे वो हमें वोट करेंगे। अगर वो जो एक बीजेपी की हम मानते हैं एक दक्षिणपंथी सांप्रदायिक विचारधारा है उससे प्रभावित होते हैं तो वो वहाँ जाएंगे। उनका वोटर हम वैसे नहीं खींच सकते जैसे वो हमारा कोर वोटर नहीं खींच सकता। लेकिन ये वो पार्टियां हैं जो जिनका कोई वैचारिक एक वो नहीं है, न पुत्रम न पुत्री वाला हाल है, और लोभ करके एक फ्री फंड का करके ये केवल हमारे वोटर पे हमला करती हैं। इसलिए हमको लगता है कि सेंध मारने में और डेलिबरेट सेंध मारने में और झूठ और बदनामी का सहारा लेकर जो सेंध मारने में आम आदमी पार्टी काम कर रही है, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के जो आदर्श हैं उनमें अगर कोई सच्ची में हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है तो आम आदमी पार्टी बनती है। इसलिए इनको छोटा दुश्मन मानना या बड़ा दुश्मन मानना हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो बल्कि इस बात को और स्पष्ट रूप से करता हूं कि आम आदमी पार्टी वैचारिक रूप में भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा खतरनाक है। कांग्रेस कैसे काउंटर करेगी? देखिए, काउंटर होता है, ऐसा नहीं। देखिए दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में एक तो देखिए 11, 12, 13 में दिल्ली में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का माहौल बना, और मैं तो लोगों से बार बार पूछता हूँ कि मैं हूँ उस 13 के चुनाव के बाद मेरी माँ 7, 8 साल 10 साल जिंदा रही, कहाँ भाई वो केस सारे, कहाँ वो फाइलें? भाई भारत सरकार भी हमारी नहीं थी, बीजेपी भी हम पे लांछन लगाती थी, आम आदमी पार्टी करती थी, सारी फाइलें तो तुम्हारे पास थी, कहाँ गई वो? क्यों नहीं तहकीकातें हुई? आप केस लड़ना तो छोड़ो, इंक्वायरी तक नहीं हो पाई। बल्कि मुझे याद है, आप कभी सर्च करिएगा गूगल, तो सीबीआई पे एक सवाल आया था पार्लियामेंट में कि शीला जी पे जो तमाम इंक्वायरियां हुई हैं उनका क्या हुआ, तो सीबीआई का जवाब जो डीओपीटी मंत्री ने दिया कि 35 केस हमने खोले और किसी में भी हमें रॉन्ग डूइंग का, जिसको कहते हैं करप्शन का, एविडेंस नहीं मिला, इसलिए सारे क्लोज हो गए। तो एक तरीके से सरकार ने ही ईमानदारी का तिलक लगाया मैडम के उस पर। तो खैर चलिए, वो माहौल बना, और हम लोग बार बार कहते थे कि मैडम ने इतना अच्छा खाना खिला दिया था कि लोगों को शायद विकास से बदहज़मी हो गई थी। मतलब जितना दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, अस्पताल स्कूल बनने थे, वो ऑलमोस्ट सारा पूरा हो चुका था। तो इन्होंने आके देखा कि यार अगर हम उनको मूल काम में नहीं ठोक सकते तो एक तो उनके काम को अपना बनाकर इश्तहारबाजी से हम सामने प्रस्तुत करें, और दूसरा हम वो राजनीति करें जो राजनीति कांग्रेस में से थोड़ा परहेज से करती है, वो मुफ्तखोरी की। तो हर चीज़ मुफ्त कर देनी। अब जैसे मैं एक अचीवमेंट्स की बात करता हूँ, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। ये बहुत डींगे मारते हैं ना कि हमारी एजुकेशन व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो आप और हम भी जानते हैं कि जो मूल होता है किसी भी एजुकेशन व्यवस्था का, वो पास परसेंटेज होता है। भाई बच्चा मेरा ताजमहल में पढ़ ले, लेकिन अगर फेल हो गया तो क्या फ़ायदा? और अगर झुग्गी वाले स्कूल में पढ़ ले और अच्छे नंबर ले आए तो ज़्यादा अच्छी शिक्षा मानी जाती है ना। जब शीला जी मुख्यमंत्री बनी थी तो दिल्ली में करीबन शायद 64% के करीब बच्चे 12वीं में पास होते थे। ये बात होगी 1998-99 की। और जब वो हारी हैं 2003 में, तो ये 64% का पास परसेंटेज 85% पहुंचा था। 25% का इंप्रूवमेंट हुआ था सिर्फ 15 साल में। अब ये परिवर्तन आप भी मानेंगे क्रांतिकारी था। आज हमारा 12वीं का पास परसेंटेज है 97%। तो 8 साल में 8% और 14 साल में 15%। अब आप बता दो क्रांतिकारी परिवर्तन किसका हुआ? आपने संगमरमर लगा दिए, आपने बिल्डिंगें पेंट कर दी, आपने सुंदर कमरे बना दिए। वो तो हमारे समय भी काम चलता था। और मेरा केवल ये कि शीला जी ने तय किया था कि हम इस बात को दर्शाएंगे नहीं, इसको क्रांतिकारी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो मानती थी कि काम करने के लिए मैं चुनी गई हूँ, काम मैं करूँगी, काम अच्छा लगेगा तो लोग हमें वोट करेंगे। ये जो कुछ मेरे ख्याल से एक बात थी, जो ये पुराने स्टाइल के पॉलिटिशियन थे, जो वो नयापन और संवाद का और कम्युनिकेशन के जो नए तरीके आ रहे थे, और ये बात जो आ रही थी कि जब तक आप नहीं कहोगे कोई आपकी बात को मानेगा नहीं, जो एक सोशल मीडिया के टीवी के आने के बाद एक नई हिंदुस्तान बना, उसमें हम लोग शायद बहुत बुरी तरीके से फेल रहे। इस कारण से हमारा मूल वोटर भी इनके पास चला गया। अब दिक्कत क्या हो गई है कि इसकी जो फ्री फंड की या मुफ्तखोरी की जो राजनीति है, उस पर हम कहीं ना कहीं अपने आप को अभी तक पिछड़ते पाते हैं, क्योंकि एक बेसिक रिएक्शन में या प्रतिक्रिया में कांग्रेसी कम से कम जो दिल्ली का है, हम प्योरली मुफ्तखोरी के राजनीति में अपने आप को उतना नहीं जोड़ पाते जितना इस तरीके की पार्टियां जोड़ती हैं। क्योंकि हम आज भी जानते हैं कि दिल्ली में आने वाले समय में कम से कम 100 के करीब नए फ्लाईओवर चाहिए। शीला जी के समय 18 से 38 अस्पताल बने थे, आज 38 के 38 हैं। जितने अस्पतालों की ये बात करते हैं, एक भी नया नहीं बना। लेकिन हम जानते हैं कि हमको 12 या 15 नए अस्पताल चाहिए। हम जानते हैं कि हमें 2 या 3 नई यूनिवर्सिटी चाहिए, इनके अंदर एक भी नहीं बनी। तो वो जो एक दृश्य है कि 2020 साल बाद की भी दिल्ली हमें उसके लिए आज का निर्माण करना है, वो इनके मन में नहीं आती है। वो सोच
और मुफ्तखोरी की सोच के बीच में जब हम वो जो खाई है उसको पूरा करके एक नई रणनीति लेकर सामने आएंगे तो हम आम आदमी को चुनौती देकर, मुझे पूरा विश्वास है कि इनको हम पीछे रखेंगे। अभी जो शराब के ठेकों को लेकर जो जांच चल रही है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई जिसको कहते हैं ना, ये बिल्कुल ही गिवन कैसे, मैं थोड़ा सा 2 मिनट अगर आप दें तो बताऊंगा। शराब नीति आने के करीबन साल सवा साल पहले दिल्ली में यह चर्चा होने लगी कि एक्साइज की नई पॉलिसी आ रही है। अच्छा, क्योंकि शीला जी 15 साल मुख्यमंत्री रही, मैं सांसद रहा, तो तमाम अधिकारियों से संपर्क तो रहते ही हैं। अच्छा, छोटा स्टेट है, आपके मध्य प्रदेश की तरह तो है नहीं कि बालाघाट में क्या हो रहा है भोपाल में नहीं पता। भाई दिल्ली वही है, वही अधिकारी, कभी यहाँ कलेक्टर है तो कभी एक्साइज कमिश्नर है तो कभी एसडीएम है, और आप ज़्यादातर सबको जानते ही हैं। फिर मुख्यमंत्री के घर से मेरा क्योंकि आना जा रहा था, अधिकारियों से मिलते थे, तो वो 1 साल पहले से हमको बता रहे थे कि ये एक्साइज की नीति आ रही है। हम भी कहते थे यार ये नीति कैसे आ जाएगी। जब नई नीति आई तो हूबहू वही शब्द से शब्द। तो जब आबकारी नीति सार्वजनिक हो जाए अपने अनाउंस होने के पहले, तो इसका मतलब है कोई बड़ा खेल हुआ है। ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि आबकारी नीतियाँ वो नीतियाँ हैं कि अगर खुली हो जाएं तो लोग पहले से इसमें लाखों करोड़ों बना सकते हैं। फिर इसमें इशू क्या था? इशू यही था ना कि हमारे समय में 4 या 5% मिलता था होलसेल का कमीशन, इसको एकदम 12% कर दिया। उस समय सरकार को कम से कम जो आंकड़े कैलकुलेट होकर आए कि दिल्ली सरकार में करीबन पर डे के हिसाब से 7 या 8 करोड़ का आज रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। जो शीला जी के समय की नीति थी, जो अब दोबारा इंप्लीमेंट कर दी गई है, और आपको याद होगा ये डींगे मारने की ज़्यादा पैसा इकट्ठा हुआ है। ये ज़्यादा पैसा केजरीवाल की नीति से नहीं, जब शीला जी की नीति वापस लाई तो हम पुराने रेवेन्यू पर पहुंचे। तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। और पहले जो हमारी नीति थी दिल्ली में कि भाई हर जगह शराब की दुकान नहीं खोलनी है, क्योंकि किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, भारतीय सरकारों का तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है कि हमको शराब के कंजम्पशन को, सेवन को डिस्करेज करना है। तो शीला जी के समय नीति ये थी कि भाई स्कूल के पास, गुरुद्वारों के पास, मंदिरों के पास, मस्जिदों के पास, अस्पतालों के पास शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। उसको पूरा उन्होंने शिथिल कर दिया। अब कोई कहीं भी खोले, मतलब अगर बगल में लड़कियों का स्कूल है तो उसके 50 मीटर दूर जो है लोग सड़क पे बैठ के बियर की बोतल में शराब पी सकते हैं और लड़कियों पे कमेंट कर सकते हैं। आज उसका कोई परहेज नहीं है। तो ये सब जब दिखने लगा कि ये किया किस लिए भाई? क्या सरकार का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि फ्री में शराब बिके? आपका इतना ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमें रेवेन्यू अच्छा मिले, जिसमें हम सरकार के सकारात्मक और डेवलपमेंट के काम करें। रेवेन्यू आपका गिर जाता है, सरकार की जगह प्राइवेट सेक्टर जो है ज़्यादा पैसे कमाने लगता है, और वो तो सारे आंकड़े प्रस्तुत हैं, सामने आ गए हैं। मैं उसमें एक छोटा सा आंकड़ा करके आपकी भ्रष्टाचार की बात बंद करता हूँ कि हमारे समय में एक सामान्य बोतल 520 रुपये में बिका करती थी। 520 रुपये की बोतल में प्राइवेट सेक्टर को या जो रिटेलर बेचता था उसको करीबन 34 से 35 रुपया कमीशन मिला करता था। आज वही बोतल एवरेज में 560 रुपये में बिक रही है, और 560 रुपये में आपको मालूम है प्राइवेट सेक्टर को कितना जा रहा है? 360 रुपये। तो 35 रुपये के कमीशन आज 360 रुपये का हो जाता है, जबकि 520 की बोतल 560 में बिकने लगती है। कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं, सरकार को कोई फायदा नहीं, डीलर्स को फायदा है। अब ये आप समझ लीजिए कि वो भगवान के भजन गा रहे थे या भ्रष्टाचार कर रहे थे, ये जनता तय कर ले। ये आक्रामकता जो है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह दिल्ली में काउंटर करती है, कांग्रेस पार्टी की वो आक्रामकता जो काउंटर करने की आम आदमी पार्टी को लेकर, वो दिखाई नहीं देती होती। नहीं, मैं मानता हूँ शायद उस तरीके से उग्र रूप से हम नहीं आते, लेकिन मैं इतना भी आपको बताऊंगा कि हमारी अब वो क्षमताएं जो शायद पहले थी नहीं थी। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो सड़कों पर उतरकर कांग्रेस ने हमेशा, बल्कि शराब नीति का आज जो FIR है वो तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के कारण है। अनिल चौधरी जी ने आज से कोई 8 या 10 महीने पहले एक FIR लॉन्च किया था, उस पर इंक्वायरी हुई, और आज जो भी शराब घोटाले में निकल रहा है वो तो हमारी की हुई इंक्वायरी है। अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने एक जासूसी का एक विंग बनाया था दिल्ली सरकार में, जो कोई सरकार, राज्य सरकार बना नहीं सकती, खासकर दिल्ली की। वो जासूसी पर इन्होंने भ्रष्टाचार का एक आरोप लगाया। तो मैं LG साहब के पास गया और मैंने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार बिना गैर कानूनी तरीके से जासूसी का सामान ले लेती है, जिसमें वो डिफेंस की भी आप फ़ोन टैप कर सकते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी कर सकते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी के भी कर सकते हैं, तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा या उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। LG साहब ने वो चिट्ठी भेजी और आज उस पर इंक्वायरी चल रही है।
तो हम लोग अपने जितनी भी हमारी क्षमता है, अगर आज हमारे पास पूरी जनता का विश्वास नहीं है, हमारे पास अगर 10 लाख इकट्ठा करने की भीड़ नहीं है, तो हम अपनी 5,000 की भीड़ लेके भी ज़मीन पर खड़े होते हैं। अगर हमको लगता है कि हमको टीवी पे जगह नहीं मिल रही है या हमको मीडिया में जगह नहीं मिल रही है, तो हम पत्रों द्वारा एलजी के पास जाकर गुहार करके और इंश्योर करके कि हमारी कंप्लेंट्स इंक्वायरी तक तो कम से कम पहुंचे, हम उस तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे विपक्ष की हम भूमिका निभाएं। जब मुझे लगता है कि पूरी जनता इस मुफ्तखोरी से ऊब जाएगी और वापस वो विकास को सोचने लगेगी, जैसे आज दिल्ली की सड़कों पे चर्चा होने लगी है, तो वापस लोग कांग्रेस की तरफ देखेंगे। चेहरा कौन होगा? ये तो हाईकमांड हमारे यहाँ तय करती है। हमारे यहाँ अच्छे नेता हैं, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। स्वाभाविक है कि एक पुरानी पीढ़ी पूरी की पूरी चली गई है और जब 10-12 साल आप सत्ता से बाहर रहते हैं तो एक पीढ़ी का एक तरीके से अंत हो जाता है, एक नई पीढ़ी आती है। हमारे यहाँ यंग लीडर्स हैं, पुराने लीडर्स हैं। एक तो हमारी देखिए, कुछ भी आप कह लीजिए, कांग्रेस में भले हम लोग आपस में कितने लड़ते झगड़ते हों, लेकिन हमारे यहाँ मुखिया कौन होता है ये हमारी हाईकमांड तय करती है। तो जो भी हमारी हाईकमांड मुखिया तय करेगी, हम लोग कोशिश करेंगे उसके साथ काम करें, क्योंकि कम से कम मेरा एक ये ध्येय इस समय है कि हम दिल्ली जीते नहीं जीते इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की काली करतूतों को, उसके अंदर के भ्रष्टाचार को, उसके अंदर के दोगलेपन को, इसको जनता के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये व्यक्ति, ये नहीं है कि और राज्य बहुत ज़्यादा जीत पाएगा, लेकिन जिस तरीके की गंदी राजनीति इसने दिल्ली में फैलाई है, वो गंदगी कहीं और राज्यों में ना पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप दीक्षित जी, पब्लिक फर्स्ट से एक्सक्लूसिव चर्चा करने के लिए और तमाम अपने विचार साझा करने के लिए। संदीप दीक्षित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि टीम बी नहीं है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है, टारगेट है, तो बीजेपी से भी ज़्यादा आम आदमी पार्टी है। कहीं ना कहीं एक आक्रामकता यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसके परिणाम दिल्ली के आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना है। कैमरामैन यशवंत के साथ आशुतोष, पब्लिक फर्स्ट, भोपाल। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।